Good evening, class. So now, today is our fifth digital class of Units and Dimensions chapter, obviously. बट आज की क्लास में हम लोग स्विच कर रहे हैं नए टॉपिक पे। नया क्या, ऑब्वियसली यूज़ हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में एमएलटीज ही करेंगे, बट हम उसका एप्लीकेशन पोर्शन आज डील करेंगे कि मैम आपने हमें यूनिट्स पढ़ाया, डायमेंशंस पढ़ाया, यूनिट्स एमएलटीज निकलवाने सिखाए, आप हमें ये बताइए हम इसको यूज़ कहाँ और कैसे कर सकते हैं, इसका एक्चुअली यूज़ कहाँ है हमारी डेली लाइफ में, इक्वेशंस में या किसी चीज़ को सॉल्व करने में यूज़ क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है। तो क्लास इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपने इसकी 4 एप्लीकेशंस के साथ डील करना है। द फर्स्ट एप्लीकेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। यानी कोई इक्वेशन मैंने आपके सामने रखी और आपने ये चेक करना है क्या वो इक्वेशन ठीक है या गलत है। यानी उस एक पर्टिकुलर इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करनी है कि मैंने आपको कोई भी इक्वेशन दे दी, चेक दैट पर्टिकुलर इक्वेशन इज राइट और रॉन्ग। क्लियर? चलिए क्लास, आज की डेट में फर्स्ट एप्लीकेशन ही डील कर रही हूँ, आगे आने वाली क्लासेस में सेकंड, थर्ड और फोर्थ डील करेंगे। पहली एप्लीकेशन मैंने आपको बताया बच्चे, डायमेंशंस को यूज़ करके यानी किसी के एमएलटी के फॉर्मूले को यूज़ करके वी कैन टेल कि कोई पर्टिकुलर इक्वेशन जो आपको दी गई है वो सही है या गलत है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। यानी आपको कोई भी फिजिक्स की कोई भी फिजिकल इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन आप चेक कर सकते हो, चाहे एनर्जी की हो, साउंड की हो, वेवलेंथ की हो, डिस्प्लेसमेंट की हो, वेलोसिटी की हो, एक्सलरेशन की हो, कोई भी इक्वेशन हो, आप इसकी हेल्प से, डायमेंशन की हेल्प से चेक कर सकते हो कि वो इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं, वो इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं। By this application we will check if an equation is correct or not. इस इक्वेशन की हेल्प से we will check कि वो पर्टिकुलर इक्वेशन सही है या नहीं। ओके, रूल, जब हम इस एप्लीकेशन से या एमएलटी को यूज़ करके हम कैसे चेक करेंगे कि वो इक्वेशन ठीक है कि नहीं, तो उसका पहला रूल कि अगर कोई इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल है तो वो करेक्ट है। ये बात मैं पिछली 2 क्लासेस से समझा रही हूँ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की क्लास से समझा रही हूँ कि अगर कोई इक्वेशन ठीक है, अगर ठीक इक्वेशन आपको गिवन है, आप याद करो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की क्लास में हम लोग जब दोबारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करते थे तो हम क्या करते थे, जो लेफ्ट साइड का वेरिएबल होता था उसकी एमएलटी को राइट साइड के सारे वेरिएबल्स के एमएलटी के इक्वल कर देते थे। करते थे कि नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे। तो यानी अगर कोई इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड का वेरिएबल का एमएलटी राइट हैंड साइड के वेरिएबल के एमएलटी के, राइट हैंड साइड की टर्म्स के वेरिएबल्स के एमएलटीज के इक्वल होगा, यानी दोनों साइड की इक्वेशंस के डायमेंशंस इक्वल होंगे, तो वो इक्वेशन करेक्ट होगा, अदरवाइज वो इक्वेशन करेक्ट नहीं होगा। मैं आपको जनरल फॉर्म में बताती हूँ बच्चा, अगर मैं आपको बोलूँ बेटा 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 kg, तो आप बोलोगे मैम हाउ इज दैट पॉसिबल, इक्वेशन ही गलत है, आप गलत चीज़ बता रहे हो। अगर मैं आपको बोलूँ बच्चा 10 kg इज इक्वल्स टू 10 kg, तो एमएलटीज यानी मैंने उसके यूनिट्स इक्वल कर दी। और मैंने आपको लास्ट क्लास में यूनिट्स का क्वेश्चन भी कराया था कि डायमेंशंस यूनिट्स को कैसे रिलेट करती हैं, याद कीजिए। लास्ट क्लास में, 4th डिजिटल क्लास में, पहले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन जो था 4th क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यूनिट्स ही निकालना था। तो पहले आपने एमएलटीज निकाले थे और एमएलटी की हेल्प से आपने यूनिट्स निकाले थे। ठीक है क्लास? अब जैसे कि आपको, अब ये चीज़ को आप धीरे धीरे क्लियर करेंगे क्वेश्चंस की हेल्प से। आइए, जैसे आपको गिवन है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड और टाइम और डिस्टेंस कि ये इक्वेशन क्या सही है, ये फॉर्मूला क्या करेक्ट है, चेक करो। चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द अबव फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का कंसिस्टेंसी चेक करो, क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है या गलत है। मैंने अभी बताया बच्चा, अगर किसी का लेफ्ट हैंड साइड का एमएलटी राइट हैंड साइड के एमएलटी के इक्वल होगा तो वो करेक्ट होगा इक्वेशन, अदरवाइज वो इक्वेशन गलत होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है बच्चा, डिस्टेंस,
और राइट हैंड साइड पे क्या है बच्चा, स्पीड और टाइम, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस का एमएलटी क्या होता है, m0 l1 t0, m0 l1 t0। स्पीड का एमएलटी वाली क्लास में चले जाइए पीछे, डायमेंशंस वाली क्लास में, फर्स्ट और सेकंड क्लास में स्पीड का एमएलटी आपको निकलवाया था m0 l1 t-1। तो स्पीड का एमएलटी m0 l1 t-1 और टाइम का एमएलटी m0 l0 t1। एग्री? सॉल्व कीजिए। m0 l1 t0, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, m0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, माइनस 1 प्लस 1 0। आ गया? राइट लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, बिल्कुल आ गया। तो यानी ये इक्वेशन करेक्ट है। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। कितना आया? इज इक्वल्स टू m0 दोनों का, l1 दोनों का, t0 दोनों का। तो द अबव इक्वेशन इज करेक्ट। So the above equation is correct. So distance is equals to speed into time. लेफ्ट हैंड साइड पे डिस्टेंस, राइट हैंड साइड पे स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का एमएलटी लगाया, स्पीड और टाइम का एमएलटी लगाया, दोनों को सॉल्व किया, आपने देखा दोनों के एमएलटीज इक्वल हैं, तो अब इक्वेशन करेक्ट है। आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चेक दैट द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। चेक करो क्या ये इक्वेशन E इज इक्वल्स टू mc स्क्वेयर, वेयर E इज एनर्जी, m इज मास, c इज स्पीड ऑफ लाइट। E इज एनर्जी, m इज मास, c इज स्पीड ऑफ लाइट। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए क्या है, एनर्जी। राइट हैंड साइड पे देखिए क्या है, मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, mc स्क्वायर। एग्री? अब एनर्जी का एमएलटी, डायमेंशन ऑफ एनर्जी, पिछली क्लास में चले जाइए, एमएलटी वाली क्लास में मैंने आपको एनर्जी का एमएलटी निकलवाया हुआ है। एनर्जी का एमएलटी वही होता है जो वर्क डन का होता है। वर्क डन का क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्लास एनर्जी का डायमेंशन मैं एक बार यहाँ पे फिर निकलवा रही हूँ, लेकिन आप डायमेंशन वाली क्लास में दोबारा जाइए, रिकॉल कीजिए। एनर्जी का एमएलटी वर्क डन ही होता है। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होता है मास इनटू एक्सलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। मास होता है m1, एक्सलरेशन था l1 t-2, तो फोर्स का ये था m1 l1 t-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक डिस्टेंस ही होता है m0 l1 t0, m0 l1 t0। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं तो 1 प्लस 0 1, m1 1 प्लस 1 2 t-2, m0 l2 t-2, m0 l2 m1 सॉरी m1 1 प्लस 0 1, m1 l2 t-2, दिस इज 0। तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी m1 l2 t-2। एमएलटीज वाली क्लास में आपका यूज दिख रहा है आपको कैसे हो रहे हैं डायमेंशंस। राइट हैंड साइड
ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड का डायमेंशंस निकालते हैं। डायमेंशंस इज इक्वल्स टू मास का m1 l0 t0, c is your speed here, m0 l1 t-1 का स्क्वायर, स्क्वायर ना, तो स्क्वायर के बाद पावर ऐड हो जाएंगी, m1 l0 t0 m0 l2 t-2। एग्री? मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 2 2, 0 माइनस 2 -2, m1 l2 t-2। तो आप ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड का एमएलटी राइट हैंड साइड के एमएलटी के इक्वल आया कि नहीं आया? वैसे ये इक्वेशन तो सबको पता है, करेक्ट है, आइंस्टाइन की बहुत फैमिलियर इक्वेशन है, लेकिन हमने इसको प्रूव भी कर दिया। एमएलटी इक्वल आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू m1 l2 t-2। इक्वल आया कि नहीं आया? बिल्कुल। तो द अबव इक्वेशन इज करेक्ट। एनी डाउट? एनी डाउट ओवर हियर यू कैन आस्क, अगर कोई डाउट है तो। नेक्स्ट, चेक इफ द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। आगे बढ़िए। चेक द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। सॉरी क्लास, आपको ये चेक करना है कि ये इक्वेशन गिवन है, ये गिवन इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। हियर क्लास, h इज योर हाइट, or distance I can say, r is your radius, rho is your density, g is your acceleration due to gravity, t is your tension, theta is your angle. All the terms clear to you? चलिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है? हाइट। और राइट हैंड साइड पे एक अच्छी खासी टर्म है, आर रो जी अपॉन 2t कॉस थीटा। h हाइट है, तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकालते हैं। क्या हो जाएगा डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड? हाइट एक तरीके की लेंथ डिस्टेंस ही होता है, m0 l1 t0। राइट हैंड साइड का निकालते हैं। राइट हैंड साइड की टर्म क्या है? डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए पहले टर्म लिखिए, आर रो जी 2t cos थीटा, आर रो जी 2t cos थीटा। R is your radius, R is your radius। तो क्लास R रेडियस है, तो यानी R एक तरीके का डिस्टेंस ही हुआ। तो m0 l1 t0, m0 l1 t0। रो इज डेंसिटी, रो इज डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्लास मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम में कैलकुलेट करवा रही हूँ यहाँ पे एमएलटीज। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। मास का एमएलटी m1 l0 t0। वॉल्यूम का एमएलटी m0 l3 t0। सॉल्व इट। 1 - 0 1, 0 - 3
-3, 0 minus 0, 0. So what is the MLT of density? M1 L minus 3 T0. So from here I am going to put it over here. Rho M1 L minus 3 T0. M1 L minus 3 T0. Now next is G. What is G? Acceleration due to gravity. G is acceleration due to gravity. आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में जाइए, एक्सलरेशन का एमएलटी उठाइए. एक्सलरेशन का एमएलटी क्या होता है क्लास? m0 l1 t minus 2. m0 l1 t minus 2. फर्स्ट क्लास में जाएंगे, अपने नोट्स खोलिए, उसमें आपने एक्सलरेशन का एमएलटी पढ़ा है, वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो सॉल्व करके एक्सलरेशन का क्या आ गया क्लास? m0 l1 t minus 2. m0 l1 t minus 2 minus 2. Okay class. Now 2 is a number and number is a dimensionless quantity. 2 is a number, so number का कोई dimension नहीं होगा. T is tension. Tension itself is a force. T is tension. Tension itself is a force. एक बार इसी क्वेश्चन के यहाँ पे आइए. फोर्स का फॉर्मूला एमएलटी की क्लास में भी चले जाइए, फर्स्ट सेकंड क्लास में, यहाँ पे भी मैंने डिराइव कर दिया. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एमए, न्यूटन सेकंड लॉ. फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलरेशन. मास इनटू एक्सलरेशन से सॉल्व करेंगे तो फोर्स का क्या आ गया? m1 l1 t minus 2. तो T इज टेंशन, टेंशन इज अ फोर्स, m1 l1 t minus 2. नाउ कॉस थीटा. अभी हमने लास्ट क्लास फोर्थ डिजिटल क्लास में थीटा tan थीटा का क्वेश्चन किया था और मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. तो थीटा का क्या हो जाएगा? m0 l0 t0. थीटा का क्या हो जाएगा? m0 l0 t0. नाउ मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं. 0 + 1 + 0, तो m हो गया 1. 1 - 3 -2 + 1 -1. T 0 0 -2, so -2. नीचे अगेन मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होंगी. 1 + 0 1, 1 + 0 1, -2 + 0 -2. Now m1 1 - 1 ऊपर जाएगा 0, m0. -2 + 2, ये पावर ऊपर जाके प्लस की, t0. लेंथ -1 -1 -2. So this is the dimension of right hand side. Any doubt? Observe it carefully. So लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड. दोनों का डायमेंशन इक्वल नहीं है, तो अबव इक्वेशन इज नॉट करेक्ट. सो द अबव इक्वेशन is not correct. Hopefully it is clear to you now. बढ़े आगे, आइए क्लास.
अब मैं आपको एक वर्कशीट दूंगी इन 2 क्लासेस के बाद जो आपने मुझे सबमिट करनी है, लेकिन वर्कशीट देने से पहले आई विल डिस्कस दिस वर्कशीट विद यू ताकि आप लोग मुझे सबमिट ईजीली कर सकें। चेक इफ़ द गिवन इक्वेशन इज़ करेक्ट और नॉट। अब आपको ये चेक करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि ये इक्वेशन ठीक है या नहीं। क्लास, अब मैंने आपको बताया कि किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस, कंसिस्टेंस इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि उसके लेफ्ट हैंड साइड का एमएलटी उसके राइट हैंड साइड के एमएलटी के इक्वल हो। तो मैं यहाँ पर वर्कशीट के आपको हिंट देती जा रही हूँ सो दैट आप हर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। तो जब डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड होते हैं तो वो इक्वेशन करेक्ट है, अदरवाइज वो इक्वेशन करेक्ट नहीं है। अब आपको फोर्स का, मास का, वेलोसिटी का, रेडियस का, इनका एमएलटीज फर्स्ट क्लास में करा चुकी हूँ। आप वहाँ से एमएलटीज उठाइए, दोनों साइड सॉल्व कीजिए, लेफ्ट और राइट हैंड साइड, देन सबमिट इट टू मी, देन आई विल चेक आपको एमएलटीज रखने आ रहे हैं, सॉल्व करने आ रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक इफ द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। चेक कि ये इक्वेशन सही है या नहीं। P इज प्रेशर, प्रेशर का हम लोग डील कर चुके हैं, फोर्स अपॉन एरिया। T इज सरफेस टेंशन। क्लास, सरफेस टेंशन का एमएलटी आप लोगों ने एमएलटी की क्लास में डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैंने आपको एमएलटी की फर्स्ट सेकंड क्लास में एक्सप्लेन किया था। बच्चा, कुछ एमएलटीज क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग लर्न करते जाएंगे। जैसे इसमें नई टर्म आई सरफेस टेंशन। आर रेडियस है, रेडियस का पता है, पी प्रेशर है, फोर्स अपॉन एरिया फर्स्ट क्लास में हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सरफेस टेंशन का मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ बच्चा। सरफेस टेंशन होती क्या है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है। सरफेस टेंशन होती है बच्चा फोर्स अपॉन लेंथ। क्या होती है सरफेस टेंशन? फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस टेंशन किस में एग्जर्ट होती है, होती क्या है, रटना नहीं है। सरफेस टेंशन होती किस में है? हमेशा लिक्विड्स में। अगर आप किसी भी लिक्विड के बल्क में जाओगे तो उसके अंदर वाले सारे मॉलिक्यूल्स पे लगने वाला फोर्स बैलेंस्ड होता है। यानी अगर हम किसी लिक्विड के बल्क में जाएंगे, अंदर जाएंगे, तो उसके किसी भी मॉलिक्यूल पे लगने वाला, जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस के नहीं, जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं, उन पे जो नेट फोर्स होता है वो 0 होता है। क्यों? जितना फोर्स ऊपर लगता है उतना ही नीचे की तरफ लगता है, कैंसिल। जितना लेफ्ट हैंड साइड पे उतना ही राइट हैंड साइड पे कैंसिल। तो सारे फोर्सेस अपोजिट होते हैं और कैंसिल हो जाते हैं। अब ये कैंसिल कैसे होते हैं? क्लास आपकी 11th क्लास में सेकंड बुक में फ्लूइड्स चैप्टर है जिसमें हम सरफेस टेंशन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसका एक बेसिक आइडिया आप यूनिट्स एंड डायमेंशंस की टॉपिक पे ले सकते हो कि सरफेस टेंशन होती क्या है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल आपके लिक्विड्स यानी फ्लूइड्स चैप्टर में है जो सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर है नाउ। लेकिन अगर आप सरफेस पे लगने वाला मॉलिक्यूल, अगर आप किसी लिक्विड के लेयर पे जो ऊपर पड़ा मॉलिक्यूल्स है उसके देखो तो उसके फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं होते। नीचे की तरफ फोर्स तो लगता है, नीचे की तरफ फोर्स कौन लगाते हैं? अदर वाटर मॉलिक्यूल्स या अदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स। लेकिन इनके ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है ना लिक्विड का। जैसे इस मॉलिक्यूल के नीचे भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स थे और ऊपर भी थे, तो सब एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे। तो नेट फोर्स क्या हो रहा था? 0। क्यों हो रहा था नेट फोर्स 0? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है यानी उसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। यानी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है तो यानी अगर एक डायरेक्शन में लग रहा फोर्स दूसरे डायरेक्शन में लग रहे फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट होगा तो कैंसिल हो जाएगा। आप इसे कैसे इमेजिन कर सकते हैं? मान लीजिए आपको राइट हैंड साइड से कोई पकड़ रहा है और कोई लेफ्ट हैंड साइड से पकड़ के खींच रहा है। राइट हैंड साइड से किसी ने 4 न्यूटन का फोर्स आपकी
राइट आर्म पे लगाया, लेफ्ट हैंड साइड पे किसी ने 4 न्यूटन का ही फोर्स आपकी लेफ्ट आर्म पे लगाया क्लास, तो नेट फोर्स आप किस तरफ मूव करोगे? ना आप राइट की तरफ जाओगे ना आप लेफ्ट की तरफ जाओगे। वाई? क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो हो जाएगा? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो नेट फोर्स क्या हो गया क्लास? जीरो। तो एफ नेट क्या हो गया? जीरो। लेकिन अगर आप ऊपर लेयर पे लगने वाले मॉलिक्यूल्स देखो तो उन पे जो फोर्स है वो नीचे की तरफ तो लग रहा है, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा, ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो ये लिक्विड की लेयर में क्या हो जाते हैं कि जो ऊपर लेयर पे बनने वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो लेयर्स को स्ट्रेट ना रखने की बजाय लेयर ऐसा मिनिस्कस बना लेता है। यानी अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप किसी लिक्विड की फिल्म को, जो आप प्रैक्टिकल्स भी करोगे अपनी 11th क्लास में, अगर आप किसी लिक्विड की फिल्म को देखोगे, ऊपर लेयर को देखोगे, तो वो आपको स्ट्रेट ना नजर आकर एक मिनिस्कस बनाती हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि उसमें नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है, एक टेंशन लगती है। उस टेंशन को बोलते हैं सरफेस टेंशन। यानी कितना फोर्स लगा पर यूनिट लेंथ पे, तो फोर्स अपॉन लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन। फोर्स का MLT हम लोग डील कर चुके हैं, M1 L1 T-2, और लेंथ का MLT क्या होता है क्लास? M0 L1 T0। डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं, 1 - 0 1 L0 T-2। ये हो गया क्लास सरफेस टेंशन का MLT। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं ये आपको हिंट दे रही हूँ कि आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, बट क्वेश्चन आप ही सॉल्व करके मुझे सबमिट करेंगे। अब मैंने आपको सरफेस टेंशन का MLT दे दिया, मैंने आपको प्रेशर का पता है, रेडियस का पता है, 4 एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, नंबर है। अब आप चेक कीजिए इनको यूज़ करके कि क्या ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं। आगे आ जाइए क्लास। चेक इफ द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। पहले आप अब इसी इक्वेशन में चेक करेंगे कि क्या ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं। अब ऊपर तो देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक वेरिएबल था, राइट हैंड साइड पे भी एक वेरिएबल था, आपने चेक कर लिया। अगर लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस राइट हैंड साइड के इक्वल है तो ठीक है, नहीं है तो वो इक्वेशन ठीक नहीं है। लेकिन इसमें 2 टर्म्स आ गई लेफ्ट हैंड साइड पे। कितनी टर्म्स आ गई? 2, VU80। तो आप देखिए क्लास, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को याद कीजिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि कोई इक्वेशन ठीक तब होगी जब उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे यूज होने वाली सारी टर्म्स के MLTs इक्वल होंगे। यानी अगर V का MLT U के बराबर हो गया और U का AT के बराबर हो गया, अगर सबके MLTs इक्वल हो गए तो वो इक्वेशन करेक्ट है, अदरवाइज वो इक्वेशन करेक्ट नहीं है। तो V कौन सी वेलोसिटी है? फाइनल। U कौन सी है? इनिशियल। A क्या है? एक्सलरेशन। T क्या है? टाइम। आप इनका चेक कीजिए कंसिस्टेंसी। यानी वेलोसिटी की लिखिए V की, यानी V का MLT निकालिए। थर्ड क्वेश्चन का हिंट दे रही हूं मैं आपको। डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ U इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ टर्म AT राइट हैंड साइड। अगर इन तीनों टर्म्स का डायमेंशन इक्वल आता है तो ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है, अदरवाइज ये इक्वेशन कंसिस्टेंट नहीं है। ये कहाँ से उठाया आपने? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। PDF में मैं आपको ये हिंट्स भी भेजूंगी, फिर आप मेरे को वर्कशीट सबमिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, फाइंड द डायमेंशन। अब आ गया अननोन वाला जो आपने 3rd और 4th क्लास में करा। फाइंड द डायमेंशन ऑफ XT इन द फाइंड द डायमेंशन ऑफ X इन द फॉलोइंग इक्वेशन। यानी इसका डायमेंशन दीजिए। अब ये कैसे होगा सॉल्व? 4th डिजिटल क्लास में सॉल्व किया tan का क्वेश्चन। अब इसका अननोन है लेकिन हमें चाहिए नहीं। कॉस के साथ जो भी यूज होगा वो एंगल होगा, यानी XT क्या है? एंगल। और एंगल एक कौन सी क्वांटिटी होती है? डायमेंशन लेस। तो XT को डायमेंशन लेस के इक्वल कीजिए एंड देन सॉल्व इट। तो हिंट क्वेश्चन 4 का कि XT क्या है? एंगल। और एंगल कौन सी क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस। 4th क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया डायमेंशन लेस एंगल का क्वेश्चन, tan वाला, tan थीटा वाला। क्वेश्चन 5th, फाइन। इसका हिंट तो हम आपको नहीं देंगे
2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस पता नहीं कितने क्वेश्चंस इस पे करा दिए. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी एंड डी इफ अ कार इज मूविंग फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी विद अ वेरिंग वेलोसिटी. वेरिंग मीन्स बदलती हुई वेलोसिटी. एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. इस इक्वेशन वेलोसिटी की इक्वेशन आपको गिवन है, यानी वी आपकी वेलोसिटी है, टी आपका टाइम है. आपने डायमेंशंस निकालने हैं ए बी सी डी के. तो पहले तो ये सारी टर्म्स ऐड हो रही हैं. जब ये सारी टर्म्स ऐड हो रही हैं क्लास, तो सबकी डायमेंशंस इक्वल होंगी. लेफ्ट हैंड साइड वाले की डायमेंशन, नेक्स्ट बार प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे तो सबकी लेफ्ट हैंड साइड का भी राइट हैंड साइड के इक्वल कर दीजिए. फिर इक्वेशन सॉल्व करके ए बी सी डी का दीजिए. आप अपनी थर्ड डिजिटल क्लास का लास्ट न्यूमेरिकल, फोर्थ डिजिटल क्लास का फर्स्ट न्यूमेरिकल रिलेट करके ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. तो सबमिट दिस वर्कशीट बाय टुमारो आफ्टर वॉचिंग all the 2 videos, 4th digital class and fifth digital class. Goodbye class. Let's meet on your next class. Bye bye.